नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। आज मैं अपने लेजर्स के ऊपर लेक्चर का चौथा लेक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूं और ये जो टॉपिक आज का मैं कवर करने जा रहा हूं वो है थ्रेशोल्ड कंडीशन। यानी लेजर में जो थ्रेशोल्ड कंडीशन होता है जब लेजर एक्शन शुरू होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आज के अपने इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रेशोल्ड कंडीशन इन लेजर्स। थ्रेशोल्ड कंडीशन होता क्या है? The laser threshold is the lowest excitation level at which a laser output is a dominantly stimulated emission rather than a spontaneous emission. जैसा कि हम पिछले भी लेक्चर में आप लोगों से बात कर चुके हैं कि जब कभी भी हम एक पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेट क्रिएट करते हैं तो अपर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम लोअर एनर्जी लेवल के अपेक्षा काफी ज्यादा होते हैं और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। और जब हम इसको एमिशन कराते हैं किसी फोटोन को उसमें भेज करके बाहर से, तो उसमें अगर स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करता है, ज्यादा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन से, तो इस कंडीशन को, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा है स्पॉन्टेनियस एमिशन से, इसके लिए जो हमारा मिनिमम एक्साइटेशन लेवल होता है वही थ्रेशोल्ड कंडीशन होता है। यानी कम से कम वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज्यादा हो रहा। दिस कंडीशन ऑफ सम मिनिमम इस कंडीशन के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम एक मिनिमम पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करना होगा। बिलो दिस थ्रेशोल्ड the laser output power grows gradually with increasing excitation और population inversion। यानी इस थ्रेशोल्ड के नीचे जैसे जैसे आप पॉपुलेशन इन्वर्जन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें लेजर आउटपुट ग्रो करेगा, इंटेंसिटी ग्रो करेगी और इसमें द लाइन विड्थ ऑफ द लेजर आउटपुट बिकम्स मच स्मॉलर अबव थ्रेशोल्ड देन व्हाट इट इज बिलो। यानी थ्रेशोल्ड के ऊपर जब स्टिमुलेटेड एमिशन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है तो जो लेजर आउटपुट है उसमें जो लाइन विड्थ है डेल्टा ओमेगा वो बहुत कम हो जाता है, यानी लेजर ज्यादा से ज्यादा मोनोक्रोमेटिक होने लगता है। Now, the medium will behave as an amplifier for those frequencies which fall within its line width। जैसा कि मैंने आपको लाइन शिफ्ट फंक्शन में बताया है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन डिपेंड करता है हमारे लाइन शिफ्ट फंक्शन पर। तो कितना हमारा इंटरैक्शन होगा ये डिपेंड करता है लाइन विड्थ पर। तो जो भी एम्पलीफाइंग मीडियम है, जो भी हमारा मीडियम है, वो एक एम्पलीफायर की तरह से बिहेव करेगा उन फ्रीक्वेंसीज को के लिए बाहर से आने वाले जो फ्रीक्वेंसीज इसके अपने लाइन विड्थ के विदिन में रहेंगे, उसके अंदर में रहेंगे। Now, अब क्या होता है? रेडिएशन बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स इज एम्पलीफाइंग बाय द एम्पलीफाइंग मीडियम। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जैसे हमारा एक्टिव मीडियम या एम्पलीफाइंग मीडियम है और इसके बीच में रेडिएशन दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस करता है, यानी बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करता है। तो ये एम्पलीफाइंग मीडियम से वो और भी एम्पलीफाइंग होता है। अब यहां पर ये है कि द रेडिएशन जो हमारा है ये सफर्स लॉसेस, ये इसमें लॉसेस भी होते हैं। द रेडिएशन सफर्स लॉसेस ड्यू टू फाइन रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिरर्स एंड अदर डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग लॉसेस। नेचुरली जो हमारे मिरर्स होते हैं उसके किनारे जो हमारा इरेगुलरिटी जो भी होगा उसके कारण डिफ्रैक्शन होगा, और जब बीम एक मिरर से दूसरे मिरर के पास में जाएगा तो नेचुरली उसका स्कैटरिंग लॉस भी होगा, डिफ्रैक्शन लॉस भी हो सकता है। The threshold of laser oscillation is reached when the optical gain of the laser amplifying medium is exactly balanced by the sum of all the losses experienced by the light in one round trip of the optical cavity resonator। यानी जो ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर आप देख रहे हैं इसमें एक राउंड ट्रिप में जितना भी लेजर का गेन होता है वो एटलीस्ट इक्वल हो जाता है जितना भी हमारा लॉस होता है पर राउंड ट्रिप। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो यही थ्रेशोल्ड का कंडीशन होता है।
the oscillations to sustain in the cavity, the losses must be compensated by gains. क्योंकि अगर losses dominate करेंगे तो लेजर ऑसिलेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा, आगे चल नहीं पाएगा, थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाएगा. Thus, a minimum population inversion, जिसको कि हम threshold population inversion density कहते हैं, कि कम से कम इतना minimum population inversion maintain होगा जिससे कि losses जो हो रहे हैं लेजर में, ये losses compensate हो पाएंगे and laser oscillation शुरू हो पाएगा. Now let us see, अब हम एक expression find out करने की कोशिश करते हैं for threshold population inversion. मतलब कम से कम दोनों एनर्जी लेवल के बीच कितना पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट किया जाए जिससे कि लेजर ऑसिलेशन जस्ट स्टार्ट हो पाए, और इसी को हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन कहें. मान लीजिए d इज द लेंथ ऑफ द रेजोनेटर, और जो कि आप समझ रहे हैं कि लेंथ का मतलब है दोनों मिरर्स के बीच का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस. सो d इज द लेंथ ऑफ द रेजोनेटर. R1 और R2 जो है दोनों मिरर्स है उसकी रिफ्लेक्टिविटी है, और अल्फा 1 जो है that is average loss per unit length due to scattering, diffraction, etc. Scattering और diffraction के कारण जो हमारे losses हो रहे हैं उसका average loss per unit length है. लेकिन इस loss में reflectivity के कारण जो loss है वो include नहीं किया गया है. Now there are two separate categories of losses in a laser. पहला है localized losses. Due to the mirrors, over these losses the experimenter had the control. Naturally अल्फा 1 में ध्यान दीजिएगा ये हमने नहीं इंक्लूड किया. और दूसरा है distributed losses such as absorption and scattering, diffraction also. The experimenters does not have any control over the distributed losses. Now अब हम लोग एक काम करते हैं, एक कंसिडर करते हैं कि इंटेंसिटी I, जो कि जब मिरर R1 से जब ये निकलता है बीम, तो उस समय में इस बीम की इंटेंसिटी I होती है. यानी अगर हम फिगर की तरफ वापस लौटे तो हम ये देखते हैं, ये देखिए R1 से जब बीम जस्ट निकल करके अभी चलना R2 की तरफ शुरू हुआ है, उस समय में इस बीम की इंटेंसिटी हमने I1 मानी. ठीक. When this radiation propagating through the medium reaches the second medium, it is amplified by e to the power of minus alpha d. यहाँ अल्फा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, एम्प्लीफिकेशन पर यूनिट लेंथ हम इसको कह सकते हैं. तो d डिस्टेंस जब R1 से R2 की तरफ चला तो टोटल जो इसका एम्प्लीफिकेशन हुआ वो अल्फा इंटू d हुआ. नाउ माइंड इट इज एम्प्लीफाइड बाय e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा d. बट एट द सेम टाइम जैसा कि हमने बताया कि अल्फा 1 इसका लॉस भी है, तो R1 से R2 चलने में इसको लॉस भी होगा e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा 1 d. यानी e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा d इसमें गेन हुआ है, जहां अल्फा जो है वो गेन फैक्टर है, और e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा 1 d इसमें लॉस है, जो कि अल्फा 1 हमारा लॉस फैक्टर है. यानी फॉर एन एम्प्लीफाइंग मीडियम, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अल्फा अगर नेगेटिव है तो एम्प्लीफिकेशन पॉजिटिव होगा. ध्यान रखना है कि फॉर एन एम्प्लीफाइंग मीडियम अल्फा इज नेगेटिव and therefore e to the power of minus alpha d is greater than 1. Now intensity of the beam after reflection at the second mirror, अगर दूसरे वाले मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो पहले वाले से जब दूसरे पर पहुंचा तब इंटेंसिटी का वैल्यू था I e to the power of minus alpha 1 plus alpha into d. अब अगर दूसरे मिरर M2 से इसका रिफ्लेक्शन होता है और M2 का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R2 है, तो जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर द इंटेंसिटी लेफ्ट ओवर विल बी जस्ट आउटसाइड द मिरर M2, it will be I R2 e to the power of minus alpha 1 plus alpha d. यानी R2 फैक्टर इसमें रिफ्लेक्टिविटी ऑफ सेकंड मिरर इंक्लूड हो गया है. Now back journey of the beam from mirror R2 to R1, दूसरे वाले से पहले वाले पर जब लौटेगा और पहले वाले पर रिफ्लेक्शन होगा, यानी R1 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, तो रिफ्लेक्शन अगर होगा तो अब हमारा टोटल इंटेंसिटी जो बचेगा वो है I R1 R2 e to the power of minus 2 alpha 1 plus alpha into d. 2 से मल्टीप्लाई किया गया है एक्सपोनेंट में. क्यों? ये पूरे राउंड ट्रिप के लिए है. जैसे
R1 से R2 तक गया तो e to the power of minus alpha 1 plus alpha into d था, और वापस आया तो e to the power of minus 2 alpha 1 plus alpha into d। और पहले जब वो R1 से रिफ्लेक्ट हुआ, R2 से रिफ्लेक्ट हुआ था तो I R2 था, अब R1 से भी रिफ्लेक्ट हो गया तो I R1 हो गया। यानी अब जो हमारे पास इंटेंसिटी आफ्टर वन राउंड ट्रिप है वह I R1 R2 e to the power of minus 2 alpha 1 plus alpha into d। यानी गौर करिए कि जब ये पहले वाले मिरर से चला था तब इसकी इंटेंसिटी I थी, और एक पूरे राउंड ट्रिप के बाद अब इसकी इंटेंसिटी हो गई I R1 R2 e to the power of minus 2 alpha 1 plus alpha into d। अगर हम चाहते हैं कि लेजर ऑसिलेशन शुरू हो तो एक पूरे राउंड ट्रिप के बाद जो टोटल इंटेंसिटी हमारी बची है, ये इंटेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आई होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट आई के बराबर होगा तो ऑसिलेशन जस्ट सस्टेन होगा, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा तो इंटेंसिटी हमारा हर राउंड ट्रिप में थोड़ा सा बढ़ेगा। द इक्वलिटी साइन गिव्स थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ अल्फा और द पॉपुलेशन इन्वर्जन। Hence, if the laser is to oscillate in a steady state with continuous wave, the equality sign should be satisfied. Now, if the population inversion is increased beyond threshold, यानी ऊपर का condition threshold है equality का, तो अगर हम threshold के beyond भी population inversion बढ़ाते हैं तो naturally left hand side greater than 1 हो जाएगा, और इस केस में the round trip gain becomes greater than the round trip loss, जैसा कि मैंने अभी just बताया। This leads to increase in intensity till saturation is achieved, that will decrease the inversion। अब गौर करने की बात है कि अगर हर राउंड ट्रिप के बाद अगर इंटेंसिटी बढ़ती ही चली जाएगी तो क्या अनवरत ये बढ़ता चला जाएगा? आंसर है नो, जो कि मैं आगे के क्लासेस में इस बारे में डिस्कस करूंगा कि इंटेंसिटी जब एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ती बढ़ती चली जाएगी उसके बाद उसमें सैचुरेशन इफेक्ट आएगा, और ये सैचुरेशन इफेक्ट के कारण इंटेंसिटी हमेशा नहीं बढ़ती रहेगी। ये सैचुरेशन इफेक्ट हम आगे आने वाले क्लासेस में इस पर बात करेंगे। नाउ व्हाट डज दिस इंप्लाई? R1 R2 e to the power of minus 2 alpha 1 plus alpha d is greater than equal to 1, जो कि अभी हमने देखा after one round trip। What does this imply? This will imply on taking log on both the sides, log R1 R2 minus 2 alpha 1 plus alpha d greater than equal to 0, and this will imply 1 by 2d log R1 R2 greater than equal to alpha 1 plus alpha, and a slight manipulation of this will give what? That minus alpha is equal to alpha 1 minus 1 by 2d log R1 R2. Let us say this equation 1. The right hand side of this equation depends on passive cavity parameters like d R1 R2. इन पर डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन का। Mind it again, I remind, alpha is the amplification coefficient and alpha 1 is the loss coefficient. D is the length of the cavity, R1 and R2 are the reflectivities of the mirrors, and this is what expression we have got for the amplification factor. Now, since R1 R2 is generally less than 1, both terms on the right hand side in equation 1 are positive. Hence, both terms increase the required threshold gain parameter alpha. गौर करिएगा, दोनों ही चीजें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है। Thus, minimizing the gain parameter alpha requires low distributed losses and high reflectivity mirrors. The appearance of D in the denominator suggests that the required threshold gain would be decreased by increasing the length of the gain medium. आप देख सकते हैं इसमें कि D जो हमारा है वो डिनोमिनेटर में है, तो D चूंकि डिनोमिनेटर में है, ये क्या सजेस्ट करता है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड गेन का जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द गेन मीडियम। अगर हम D को बढ़ा दें तो घट जाएगा, बट ये हमेशा नहीं होता है। The dependence of D is more complicated because alpha 1 in general increases with D due to diffraction losses. यानी जब आप D लेंथ बढ़ाएंगे तो डिफ्रैक्शन और इवन स्कैटरिंग लॉसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ इंक्रीज कर देने से आपका थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड गेन जो है वो कम नहीं हो जाएगा D को बढ़ा देने से।
डी को बढ़ा देने से स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन लॉसेस भी आपके बढ़ने लग जाएंगे। अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं एक टर्म को जिसे हम पैसिव कैविटी लाइफ टाइम कहते हैं। कौन सा टाइम? वो टाइम जिसमें कैविटी में जो एनर्जी है अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e बच जाता है। द टाइम इन विच द एनर्जी इन द कैविटी रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1/e इन द एब्सेंस ऑफ एम्पलीफाइंग मीडियम। यानी यहां हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एम्पलीफाइंग मीडियम नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू 0। So intensity at a point in one round trip will be reduced by a factor by this much. अगर हम इसी को कहें तो इतना से ये रिड्यूस हो जाएगा। Now one round trip time है कितना? Very simple way में भाई one round trip का मतलब 2d डिस्टेंस कवर करना हुआ, और n नॉट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम्पलीफाइंग मीडियम का है तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो हुआ c/n नॉट हुआ। तो एक राउंड ट्रिप का टोटल टाइम हो गया t इज इक्वल टू 2d अपॉन c/n नॉट, यानी राउंड ट्रिप टाइम हो गया 2d n नॉट बाई c। इफ द इंटेंसिटी रिड्यूसेस एज दिस एक्सप्रेशन e टू द पावर ऑफ -t अपॉन tc, मान लीजिए कि इस तरीके से इंटेंसिटी रिड्यूस हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एम्पलीफाइंग मीडियम, यानी सिर्फ लॉस फैक्टर्स हैं, देन इन टाइम ऑफ वन राउंड ट्रिप जो कि अभी दिखाया 2d n नॉट बाई c, इतने में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हम ऊपर वाले में इस t का वैल्यू डाल दें तो ये e टू द पावर ऑफ -2d n नॉट बाई c tc, यानी हमने ऊपर वाले में t का वैल्यू ये डाला तो हमारे पास इतना हो गया, यानी एक राउंड ट्रिप में इंटेंसिटी इतने फैक्टर से रिड्यूस हो रही है। The factor by which the intensity will reduce is e to the power of -2 n naught by c tc. So हम पिछले वाले एक्सप्रेशन को अगर हम जो कि हमने बताया था ये वाले को एक राउंड ट्रिप में हम इस वाले फैक्टर के एक्सपोनेंट फैक्टर को हम इस वाले से अगर इक्वेट कर दें तो हमारे पास ये बचेगा एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा 1d माइनस log अल्फा r1 r2 इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ -2d n नॉट बाई c tc। यानी दोनों को अगर इक्वेट कर दे दोनों के एक्सपोनेंट को तो हमारे पास निकल के आएगा 1/tc इज इक्वल टू c/2d n नॉट ब्रैकेट 2 अल्फा 1d माइनस log r1 r2 ब्रैकेट क्लोज्ड। यानी हमारे पास जो हमने tc को हमने डिफाइन किया था, गौर करिएगा ये tc हमने डिफाइन किया था पैसिव कैविटी लाइफ टाइम। कौन सा लाइफ टाइम? जिसमें कैविटी में एनर्जी अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e बचता है। तो वो कितना टाइम निकल करके आया? तो दैट टाइम इज 1/tc इज इक्वल टू, यानी इस tc में एनर्जी कैविटी में अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e फैक्टर बचेगा। इतने टाइम में कितना टाइम? दैट इज गिवन बाय 1/tc इज इक्वल टू c/2d n नॉट 2 अल्फा 1d माइनस log r1 r2। 1/tc इज इक्वल टू दिस c/n नॉट हमने बाहर रखा, 2d से डिवाइड कर दिया तो अंदर में बचा अल्फा 1 माइनस 1/2d log r1 r2। Use this expression for 1/tc and expression for alpha. Which alpha का expression कौन सा? ये वाला अल्फा का एक्सप्रेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को कंसीडर किया था। ये अल्फा लिया और ये हमने टीसी का वैल्यू अगर ले लिया तो हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन? हम पूरी चीज को n1 और n2 यानी n2 माइनस n1 आप कह लीजिए, हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन के टर्म्स में इसको दिखा पाएंगे। सो हमारे पास है 1/tc इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू दिस, और यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर तो हमारे पास आएगा n2 माइनस n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर n नॉट क्यूब t स्पॉन्टेनियस बाय tc c क्यूब 1/g। यानी population inversion n2 minus n1 should be greater than or equal to this factor on the right hand side. Now greater than equality sign stands for, again भाई हम थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं और ग्रेटर देन साइन का मतलब है अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा गया तो इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो गया। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी थ्रेशोल्ड कंडीशन ये हमारा हुआ n2 minus n1 greater than equal to 4 न्यू स्क्वायर n नॉट क्यूब by c क्यूब t spontaneous by tc 1/g ओमेगा। या t spontaneous is 1 by Einstein's coefficient जो हम लोगों ने शुरू में बात किया था, spontaneous लाइफ टाइम। Thus
फॉर लो थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लेजर का थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कम हो, यानी लेजर एक्शन आसानी से शुरू हो जाए, यानी लेजर ऑसिलेशन आसानी से शुरू हो जाए, या तो यानी कि फॉर लो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या क्या चीजें हमारे सामने आती है। क्या है भाई, अब आप गौर करके देखिए, टीसी डिनोमिनेटर में है, तो टीसी अगर लार्ज होगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमको रिक्वायर्ड कम होगा। रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन है कि कम से कम कितना पॉपुलेशन इन्वर्जन हो ताकि हमारा लेजर ऑसिलेशन शुरू हो जाए। तो N2 माइनस N1 को स्मॉल होने का मतलब इस एक्सप्रेशन में है कि N2 माइनस N1 जितना स्मॉल हो पाएगा उतनी ही आसानी से हमारा लेजर ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। तो यानी फॉर ए स्मॉलर थ्रेशोल्ड वैल्यू या लो थ्रेशोल्ड वैल्यू टीसी शुड बी लार्ज। ठीक है, जो हमारा जी ओमेगा है यानी लाइन शिफ्ट फंक्शन शुड बी लार्ज, वेरी शार्पली पीक, so that delta omega becomes small, यानी डेल्टा ओमेगा या तो स्मॉल रहे या जी ओमेगा लार्ज रहे, हम कह सकते हैं। नाउ टी स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम न्यूमरेटर में है, सो टी स्पॉन्टेनियस का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, खुद ही देख लीजिए। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग एज न्यू स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है। यानी threshold population inversion is proportional to omega square. Small population inversion अगर आपको चाहिए, threshold value small population inversion चाहिए, तो ओमेगा को नेचुरली स्मॉल होना पड़ेगा, न्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो ओमेगा शुड बी स्मॉल। यानी आप इससे समझिए कि इंफ्रारेड में जिसका वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, तो कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड का है, तो इंफ्रारेड में लेजर ऑसिलेशन के लिए थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन कम चाहिए, जबकि अल्ट्रावायलेट रीजन का वेवलेंथ स्मॉल है और उसका फ्रीक्वेंसी लार्ज है। फ्रीक्वेंसी लार्ज का मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन ज्यादा चाहिए उसमें लेजर ऑसिलेशन के लिए, यानी इंफ्रारेड में लेजर एक्शन आसानी से हो सकता है एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट रीजन। क्यों? इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है और जो हमारा threshold population inversion है that is proportional to nu square or omega square. So we can say it is easier to obtain laser action at infrared wavelength than in the ultraviolet region. So thank you very much for your kind attention. So we have today covered our topic on threshold population, threshold condition or threshold population inversion. That means what should be the minimum value of the population inversion at which the laser oscillation will start. So again, thank you very much for your kind attention, and here is the link to my YouTube channel on which you can get all the previous lectures of my and that I have recorded and posted on the YouTube. And if you subscribe to this channel, then the notification for any lecture that I upload on the YouTube will automatically be sent to you, so that you can easily have access to the new lectures being uploaded. Thank you very much.